Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 29 August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis, link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now first article is Article 35A denied many in Jammu and Kashmir their rights CJI. अब आप सभी को पता है यहाँ पर जो आर्टिकल 35A है ना, हम आर्टिकल 35A की बात कर रहे हैं. इसी के चलते यहाँ पे केस चल रहा है. कहाँ बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, किसके अगेंस्ट में? आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A. ठीक है, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A यहाँ पर क्या करता था? आपके जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था. कैसा स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था ये आप सभी को यहाँ पर पता है. इससे फिर क्या होता है आपको ये भी पता है कि रिवोक कर लिया गया था, एब्रोगेट कर लिया था. यहाँ पर अभी पूरा केस चल रहा है. अब ये जो केस चल रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 35 यहाँ पर क्या करता था, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग रहते थे उन्हें स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता था, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो हमारे कुछ राइट्स हैं, जैसे कि हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, है ना, तो वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को क्या करता था? वो डिनाई करता था, इम्यूनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता था. तो आप देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 35A गिव स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू परमानेंट रेसिडेंट एंड वर्चुअली टुक अवे द राइट्स फॉर नॉन रेसिडेंट. यहाँ पर अगर हम देखें वो उन्हें क्या करता था, एक तरीके से राइट्स और प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता था. बट साथ साथ ही वहां पर जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उनके जो राइट्स थे उसको क्या करता था? ले लेते था वर्चुअली. वहां पर जो मतलब नॉन रेसिडेंट्स, जो रेसिडेंट एरिया है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनके पास तो स्पेशल राइट और प्रोविजंस है, हमारे पास प्रिविलेजेस हैं. बट वहां पर जो लोग नहीं रहते हैं, जो नॉन रेसिडेंट पर्सनस हैं, उनको वो क्या करता था? कोई भी राइट प्रोवाइड नहीं करता था. इसलिए इस आर्टिकल को हटाना हमारे लिए, रिवोक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. और वो क्या कर रहा था, एक तरीके से स्टेट का जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट था, उसकी जो ग्रोथ थी उसको भी क्या कर रहा था? एक तरीके से हर्डल कर रहा था. अभी ये पूरा केस जो है आपका चल रहा है. फर्दर हम देखते हैं इसमें हमारे सामने एट द एंड क्या निकल कर आता है. ओके, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इसरो टू लॉन्च आदित्य L1 ऑन September 2 टू स्टडी द सन. ओके, अब आप सभी को पता है चंद्रयान 3 के बाद इसरो का जो हमारा नया मिशन है वो कौन सा है? आदित्य L1. आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है. आदित्य L1 क्या है? इसमें हम क्या करेंगे? सन की स्टडी करने जाएंगे. कहाँ पर? सन की स्टडी करेंगे. और ये कब लॉन्च होने वाला? आपका September 2. तो आप लोगों को ये डेट याद रखनी है. तो September 2 को 11:50 AM पर ये क्या होगा? आपका श्री हरिकोटा से उस दिन इसको लॉन्च किया जाएगा, लिफ्टिंग होगी. और इसमें क्या होगा आप देखेंगे, जो हमारा L1 पॉइंट है ना, लैरेंज पॉइंट L1, जिसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था. फॉर एग्जांपल एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं. ये है हमारा सन, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है. ठीक है, और लैरेंज पॉइंट क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं. तो आप सभी को पता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना. यहाँ पर मान लीजिए ग्रेविटेशनल ऑर्बिट है और ये सन का ग्रेविटेशनल ऑर्बिट है. एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है, दोनों का जो ग्रेविटेशनल पॉइंट होता है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है. वहां पर मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो बैलेंस होता है. वहां पर आपको किसी भी एक्सटर्नल आप कह सकते हैं फोर्स की या फिर एनर्जी की जरूरत नहीं होती किसी भी चीज को वहां पर स्टैब्लिश करने के लिए. तो वहीं पर हम क्या करेंगे, जो आपका आदित्य L1 है उसे यहाँ पर लिफ्ट किया जाएगा, जिससे हमें एक्सटर्नली कोई भी एनर्जी और की जरूरत वहां पर ना पड़े. तो इससे क्या होगा आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इसरो द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड. हमारा जो स्पेस क्राफ्ट होगा वो कहाँ पर प्लेस्ड होगा? आपका लैरेंज पॉइंट L1 पर यहाँ पर किया जाएगा, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर है आपके अर्थ से. अर्थ से हम देखेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना है? 1.5 मिलियन किलोमीटर. इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर 120 डेज फॉर द स्पेस क्राफ्ट टू रीच द L1. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्पेस क्राफ्ट को L1 पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 120 दिन लग सकते हैं. कितने लगेंगे? 120 डेज यहाँ पर लगेंगे. और ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट होगा सन की पूरी स्टडी करेगा. यहाँ पर हमें ये भी पता है कि कोई भी यहाँ पर एक्लिप्स नहीं होने वाले हैं, है ना. तो यहाँ पर कोई एक्लिप्स नहीं होने का, तो सन की स्टडी हम बहुत ही अच्छे से क्या कर पाएंगे, ये जो L1 से है तो मेजर जो एडवांटेजेस है हम इसका यहाँ पर ले पाएंगे. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा. तो आदित्य L1 आपको ये याद रखना है, ये इसरो का क्या है? आपका मिशन है, जिसमें स्पेस क्राफ्ट को हेलो 1 जो हेलो ऑर्बिट है लैरेंज पॉइंट पर क्या किया जाएगा? आपका प्लेस किया जाएगा टू स्टडी द सन.
नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले हम देखेंगे हमारा कल का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन क्या था आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम साउथ एशिया। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा था कि हमें ये बताना है कि नॉर्थ अमेरिका है आपका और एशिया है, तो इन दोनों को कौन सेपरेट करता है। स्टेट्स क्या होते हैं आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे व्हाट इज स्टेट्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स क्या होता है, जिन लोगों को पता है ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है और पता है वो लोग कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर वीडियो को पॉज करके स्टेट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर देंगे। अब हम समझते हैं पहले कि स्टेट क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। स्टेट होता है जैसे कि दो एरिया हो गए, ये एक सी एरिया हो गया, ये दूसरा यहाँ पे ओशन मान लीजिए सी एरिया, और वहां से कोई नैरो आपको एक छोटा सा वाटर बॉडी जो है आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर नैरो सी जो होता है वो कनेक्ट कर रहा है। ये लार्जर है, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं आपकी, ये हमारा ये पहला सी है, ये दूसरा हमारा सी है, इसको एक नैरो बॉडी क्या कर रही है यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, नैरो सी एरिया, इसे हम कहते हैं क्या स्ट्रेट्स। तो हमें ये बताना है कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया है तो वहां पर इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सा स्टेट होता है। इसके लिए पहले आपको मैप पता होना चाहिए। मैं एक रफली मैप यहाँ पर ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है आपका, मान लीजिए ये है, ऐसा हमारा होता है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आपका होता है साउथ अमेरिका, ये यहाँ पर हमारा आ जाता है फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये हमारा जो पूरा होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एशिया। तो यहाँ से तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ क्या होता है आपका रशिया होता है, ये वाला जो पॉइंट आप देखेंगे ये आपकी रशियन कंट्री, और ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। इसको जब आप गोल घुमाएंगे, आप मैप में इधर देखिए आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें हम ऊपर साइड से देखेंगे नॉर्थ पोल की तरफ से, तो आपको समझ में आएगा कि आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर ये है हमारा एशिया और ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ से क्या कर रहा है, एक स्टेट इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो इस स्टेट का नाम क्या है, जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर दिया है और जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, दोनों सभी को यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके कॉमेंट सेक्शन में आपको फिर से देना है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे थे किसकी, यहाँ पर ये हमारा एशिया और ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बेरिंग स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। आप एक बार मैप में फिर से देख लीजिए, ये आपका अलास्का आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का, और ये कनाडा है। यहाँ पर आपको ये रशिया दिखाई दे रहा होगा, और ये आपका है आर्टिक ओशन। ओके, नाउ यहाँ पर आपको ये बेरिंग सी है, बेरिंग सी है, और यहाँ पे चुकची सी है, और यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, इसे हम कहते हैं क्या, बेरिंग स्ट्रेट। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ये पैसिफिक ओशन आपका आता है, फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का आता है, और ये बेरिंग सी आता है, ठीक है। ये बेरिंग सी आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ से क्या है आपका बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर है, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, आपका जो नॉर्थ अमेरिका है और एशिया, उसको क्या करता है, आपस में सेपरेट करता है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम स्ट्रेट के बारे में। तो स्ट्रेट दैट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया इट रेफर्स टू एज बेरिंग स्ट्रेट। द स्ट्रेट इज नेम्ड आफ्टर Danish captain Vitus Bering who sailed into the strait in 1728। 1728 में क्या होता है, हम यहाँ पे तो दानिश कैप्टन होते हैं विट्रस बेरिंग, उनके नाम पर इस स्ट्रेट का नाम रखा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इस स्ट्रेट को विजिट किया था। इट सेपरेट द टू कॉन्टिनेंट एट देयर क्लोजेस्ट पॉइंट एज वेल एज इट इज ऑल्सो द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्टिक ओशन एंड बेरिंग सी। ये आप सभी को यहाँ पर पता है, ये क्या करता है, देखिए बहुत ही क्लोजली क्या करता है, एक दूसरे को ये सेपरेट कर रहा है। और आप सभी को ये भी पता है कि ये जो आर्टिक ओशन है, ये आपको आर्टिक ओशन दिख रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेरिंग सी, ये हमने बेरिंग सी, ये भी क्या करता है, एक दूसरे को यहाँ पर सेपरेट करता है, ठीक है। नाउ थ्रू द स्ट्रेट सम ऑफ द बेरिंग सी वाटर पासेस इनटू आर्टिक ओशन बट मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स टू द पैसिफिक। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इससे थोड़ा बहुत पानी क्या होता है आपका आर्टिक ओशन में जाता है, बट मोस्टली जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है, आपका पैसिफिक ओशन की तरफ जाता है। ओके, सो आई होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि कहाँ पर आपका बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी आपके स्ट्रेट्स है, जैसे कि कैबोट स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ कैंसो एंड सेबू स्ट्रेट। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर ढूंढ कर बताएंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये स्ट्रेट किसकी कहाँ पर है ना। आप इनकी जो लोकेशंस है वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे इन तीनों स्टेट्स की। तो एक तरीके से आपका यहाँ पर मैप भी क्या होता जाएगा, पूरा रिवाइज होता जाएगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का,
अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पर हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है और सिटीज के आपके नेम दिए गए हैं, इन्हें अरेंज करना है। आप सभी को पता है, अगर हम अपना मैप ड्रॉ करें तो ये होता है हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हमें कैसे मूव करना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है और इन सिटीज को हमें अरेंज करना है। तो पहला क्या है, मांडले, कोलकाता, कर्निंग एंड ढाका। तो इसमें से इसको पूरा आप लोग सही से अरेंज करेंगे ईस्ट टू वेस्ट के फॉर्म में और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि नेचर की बात कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पे फर्न है, लाइकन है, मॉस है, मशरूम है, ठीक है, ये चार आपके पास आ जाते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन आपका यहाँ पर विदाउट सॉइल क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। ओके, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए आज का हमारा एडिटोरियल सेक्शन में आप यहाँ पर आएंगे, ये वाला जो आर्टिकल है आप सभी ने कल न्यूज़ पढ़ी होगी कि नीरज चोपड़ा है ना, यहाँ पर जेवलियन जो रिवोल्यूशन इंडिया में एक तरीके से हो रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल, उन्होंने फर्स्ट इंडियन वो बने हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल को जीता है। एक तरीके से ये जेवलिन को आपका क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है इंडिया में, आपके न्यू न्यू गेम्स आ रहे हैं। न्यू गेम्स हम नहीं कह सकते, बट बहुत सारे गेम्स अभी भी आप देख रहे होंगे पीछे छूट रहे हैं। तो इस तरीके से जो गोल्ड विनर है आपके जो नीरज चोपड़ा, उनके द्वारा हमें ये देखने को मिलता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने फर्स्ट एवर ये जो इंडियन है जिन्होंने गोल्ड को सिक्योर किया है। तो ये उसी के बारे में यहाँ पर है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है, वो उनका कितना हाइट रहा, पूरा डायमेंशन क्या कैसा रहा है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इस आर्टिकल में, अब स्कैन द इंटरनल डायमेंशन ऑन द रोड ऑफ 2024। 2024 आपका आने वाला है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए ये आर्टिकल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पढ़ने लायक नहीं है, बट स्टिल आप लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लीजिए कि 2023 है, 23 जब से स्टार्ट हुआ तो आपको यहाँ पर इंडिया में क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं। इंटरनल डायमेंशंस की बात की जा रही है, इंटरनली यहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आप यहाँ पे केस ले सकते हैं किसका, मणिपुर का। आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपका मणिपुर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर आसाम फॉल यहाँ पर सेपरेट होता है, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज में यहाँ पर सेपरेट होता है। कुकीज और मणिपुर में जो हम देख ही रहे, कुकीज ट्राइब और आपकी जो मीती ट्राइब्स हैं उनके बीच में यहाँ पर हो रहा है कन्फ्लिक्ट हो रहा। मिजोरम में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसके साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है कि हमें एक विजिलेंस की जरूरत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजिलेंस की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सकें, जैसे कि दंतेवाड़ा मैस्कर हुआ था 2010 में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 2003 में, सुकमा यहाँ पे 17 एंड 2021 में बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन यहाँ पे चलाए गए हैं जिसके थ्रू हमने यहाँ पर क्या किया है। आप देखेंगे जो मायोस्ट थे, सीपीआई जो हम मायोस्ट की बात करते हैं, टॉप टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पे वर्ल्ड्स में हैं, उनको भी हमने एलिमिनेट कर दिया है। बट स्टिल अभी हमें 2024 आपका आने वाला है, यहाँ पर हमारे ये जो कम्युनल टेंशन है, कम्युनल राइट्स हैं, वॉयलेंस है, ये अभी फिर से क्या हो रहे हैं आपके इलेक्शन से पहले ये इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से हमें यहाँ पर देखना चाहिए, हम किस तरीके से ये जो आपका इंटरनल डायमेंशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये एक तरीके से एनालिसिस है, आप आर्टिकल को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये आर्टिकल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, एट दिल्ली समिट डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 9 और 10 सितंबर को आपकी G20 की फाइनल समिट होने वाली है। ठीक है, G20 की जो मेन समिट है वो होने वाली है। उससे पहले यहाँ पे वेरियस मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, है ना, हर एक जो आपके फील्ड है, क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए, फूड सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, एनर्जी की हम बात करते हैं, आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, इकोनॉमिक फोरम्स होते हैं, तो सारी इनकी क्या होती है, पहले मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हो जाती हैं, उनमें हमारा डिबेट और डिस्कशन सारी चीज़ें हो जाती है कि हमें इन पॉइंट्स पर क्या करना है, एग्रीमेंट्स बनाना है, हमें कोलैबोरेशन करना है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है आपका G20 की जो फाइनल समिट होगी 9 और 10 सितंबर को, तो वहां पर जो पूरी रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है ऑलरेडी, जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, वहां पर सिर्फ आपको जो कंट्रीज होती हैं वो साइन करती हैं, क्या करती हैं, फाइनल यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है, क्लाइमेट लीडरशिप की बात की जा रही है। ठीक है, सो G20 मेंबर एमिट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। G20 मेंबर्स को अगर हम देखेंगे
यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि G20 के कितने मेंबर्स हैं और सारे मेंबर्स की नेम, जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, हमने इसको कई बार डिस्कस किया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि G20 के जो टोटल 20 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, सो ये कहा जा रहा है कि G20 के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप उन सभी को एक साथ लेकर आते हैं तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस एमिशन है ना, वही कर रहे हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, क्या कर रहे हैं, वही गैस ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हैं फॉसल फ्यूल का यूज करके। और आपका जो भी यहाँ पर फॉसल फ्यूल्स हैं, ग्रीन गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस का यूज करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया है, ये भी प्लेज किया है, मतलब कि शपथ ली है, आप ऐसा कह सकते हैं कि हम जो है फॉसल फ्यूल का जो यूज है उसको पूरी तरीके से कम करेंगे और नेट जीरो एमिशन की तरफ यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए यहाँ पर G20 जो है, आपके G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें एक साथ क्या होना होगा, यूनाइट होना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा एम्बिशन है क्लाइमेट चेंज की तरफ, जो हमारा एम्बिशन है, उसके लिए हमें कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और कंपटीशन की जरूरत है। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं। इंडिया ने भी ये कहा है कि 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन को, इस जो हमारा ये टारगेट है इसको अचीव करेंगे। बट इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे 3 एक्शन, जो 3 एरियाज है वहां पर मेनली फोकस करने के लिए कहा गया है। पहला क्या है आपका, कि हमारी जो गवर्नेंस होना चाहिए, गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। पहला क्या है आपका, कि हमें इंश्योर करना होगा कि जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर हमें अगर बड़े लेवल पर क्या करना है, ग्रीन हाउस एमिशन का जो एमिशन है उसको कम करना है, तो उसके लिए यहाँ पे नेशनल और लोकल लेवल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो एट फर्स्ट द नेशनल एंड लोकल लेवल G20 कंट्रीज नीड टू इम्प्रूव देयर गवर्नेंस प्रोसेसेस फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। हम एक एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब क्या है आपका, हम फॉसल फ्यूल का यूज जो है कम करेंगे और जो क्लीन एनर्जी है हमारी, सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, विंड एनर्जी हो गया, हमारे जितने भी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उसका हमें उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। यहाँ पर ट्रांजिशन का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रांजिशन। तो ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस है उसमें गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर उन्हें क्या करना होगा, एक क्लियर गवर्नेंस को स्टैब्लिश करना होगा, एक क्लियर स्ट्रक्चर की जरूरत हो जिसमें हम क्या कर सकें, एक इंक्लूसिव और एक इक्विटेबल जो रिजल्ट है उसको हम पा सकें, उसको अचीव कर सकें। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा कि सबसे पहले हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, हमें एक क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर की जरूरत है। नेक्स्ट उसमें कहा जा रहा है कि एडिंग डिकार्बोनाइजेशन। अब हमें क्या करना है, डिकार्बोनाइजेशन करना है। अब डिकार्बोनाइजेशन एक दिन में तो आपका होगा नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी आप G20 के मेंबर्स देखेंगे तो आप सभी को पता है कि उसमें हम ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज आपकी आ रही हैं, उन्होंने ऑलरेडी क्या कर चुका है, इंडस्ट्रीज को सेटअप कर चुका है। अब डेवलपिंग कंट्रीज भी आपकी बहुत सारी, अब वो क्या कर रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, उनको भी क्या करना है, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ना है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना होगा। और उनके पास इतना ज्यादा फंड नहीं है, इतना ज्यादा फाइनेंस नहीं है कि वो क्या कर सके, डायरेक्टली यहाँ पे क्लीन एनर्जी जो रिसोर्सेज है इनका यूज कर सके, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्या लगते हैं, आपके पैसे लगते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हमें डिकार्बोनाइजेशन करना है ना, कार्बन का एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है, तो इसके लिए यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज को सामने आना होगा। और इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लो कार्बन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो इसे हमें क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा। इसके लिए उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करना होगा और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे क्या करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी। मतलब एक तरीके से हमें उन्हें क्या करना है, एड प्रोवाइड करना है, उन्हें मदद देनी है जिससे वो क्या कर सकें, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इसका यूज कम करें और क्लीन एनर्जी की तरफ वो क्या करें, मूव करें। ओके, आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर होगा। अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या कहा जा रहा है कि नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप देखेंगे द G20 शुड टेक अ लीड इन स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स टू अचीव अ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। यहाँ पर हमें क्या जरूरत है, इंटरनेशनल एफर्ट्स की जरूरत है जिससे हम क्या कर सकेंगे, जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसको अचीव कर पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि रेडिकली इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, हमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम बात करते हैं किसकी, हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। इसके लिए यहाँ पे क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो किसको पड़ रहा है, यहाँ पे जो छोटे छोटे सबसे हमारे आइलैंड नेशंस हैं उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो पड़ रहा है। अब वो ये कह रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने फंड भी क्रिएट किया है, बट उसमें उन जो नेशंस हैं उनको कंपनसेट करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि
वो छोटे छोटे आइलैंड नेशन है, वो इतना एमिशन, अगर वो थोड़ा बहुत भी एमिशन करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा एमिशन किसने किया है यहाँ पर? डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, उन्होंने अपने एमिशन कर लिया और डेवलप्ड कंट्रीज़ बन चुके हैं आज के टाइम पर। बट अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा एमिशन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो फंड तो हम बहुत सारे क्रिएट कर देते हैं बट उसका जो बेनिफिट है वो उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल बाय सेटिंग अप डिस्क्लोजर मैकेनिज्म ऑन एनर्जी transition related data through existing mechanism such as G20 Energy Transition and Sustainable Financing Working Group। यहाँ पर हमारा G20 का जो एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप है, हम जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, जो भी अभी फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्हें हम क्या करें, कंपेरेबल बनाएं, उन्हें रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उन्हें प्लान्स दें, प्रोजेक्ट्स दें, ऑयल गैस कोल प्रोडक्शन का हम कैसे उससे मतलब कि जो हमारे क्लाइमेट गोल्स हैं, नेशनल क्लाइमेट गोल्स हैं, इंटरनेशनल गोल्स हैं, उनसे यहाँ पर वो क्या करें, अलाइन करें। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट लीडरशिप को हम इंश्योर कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। सो द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ जुलाई G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टर मीटिंग कॉल्ड जस्ट अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव ट्रांजिशन एंड पाथवे। तो आप लोगों को ये याद रखना है, G20 की अभी जो एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग हुई थी तो उसमें एक रिपोर्ट निकल कर आई है, डॉक्यूमेंट निकल कर आया है। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा गया है, जस्ट अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे, जिसमें हमें क्या करना होगा, कोलैबोरेट करना होगा और कोऑर्डिनेट करना होगा, जिससे हम नेट जीरो जो हमारा एम्बिशन है उसको हम अचीव कर सके। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पर आता है, इंडिया नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेक्सुअलिटी एजुकेशन की। सेक्सुअलिटी जो हमारा सेक्सुअलिटी एजुकेशन है, इसकी यहाँ पर इंडिया को बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की क्या है, ज़रूरत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ महीनों पहले की बात है, यहाँ पर एक आदमी होता है और उसका सन होता है, वो भी सन कैसा होता है, माइनर होता है। तो उसके ऊपर एक केस आता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, दोनों बाप बेटों को, कि उन्होंने क्या किया था, 5 ईयर ओल्ड जो लड़की थी, उनके रिलेटिव्स में ही किसी की थी, उसको वो लोग क्या कर रहे थे, सेक्सुअली अब्यूज कर रहे थे। ठीक है, ये केस आया। और भी आपको यहाँ पे केस आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो आपके माइनर्स होते हैं वो कंसेंट के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन में आते हैं। क्या आते हैं, सेक्सुअल रिलेशन में आपके आ जाते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, माइनर है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर कौन सा एक्ट लगता है आपका, यहाँ पे पॉक्सो लगता है। क्या लगता है, पॉक्सो लगता है, जिसके जो आपके पनिशमेंट के प्रोविजंस है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, हार्श है। ये आप सभी को पता है। तो आप सभी को NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई, जिसमें ये कहा गया कि 51,863 जो केसेस है वो रिपोर्ट किए गए थे 2021 में पॉक्सो के अंदर। पॉक्सो के अंदर कितने यहाँ पर केसेस है, 51,863। उसमें से हमें ये देखने को मिलता है कि 33,348 मतलब कि 64% जो केसेस थे वो सेक्सुअल असॉल्ट के थे। अब हम यहाँ पर जो सेक्सुअल असॉल्ट पॉक्सो के अंदर आ रहा है, मतलब बच्चों के साथ हो रहा है, और बच्चों को हम कैसे इस चीजों से, जो ये अब्यूज हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें एक इफेक्टिव अप्रोच की जरूरत है, जिसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को क्या करें, पढ़ाया जाए। ठीक है, UN के अकॉर्डिंग भी ये भी कहा गया है कि हमारा जो करिकुलम बेस्ड है टीचिंग और लर्निंग जो है, वहां पर हमें क्या करना होगा, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी को क्या करना होगा, आप लोगों को पढ़ाना होगा। क्योंकि ये जो सेक्सुअल एजुकेशन है आज के टाइम पर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है, जैसे कि हम कंसेंट की बात करते हैं, कंसेंट अगर हम इंडियन वैल्यूज को देखते हैं, पहले आप इंडियन वैल्यूज को देखें, तो वहां पर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये हमारे वैल्यूज को क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है। इसलिए हमें इस तरीके की जो एजुकेशन है ना, जो ये क्या करेगा, अगर आप ऐसी चीजें पढ़ाएंगे तो वो बच्चों को और ज्यादा सेक्सुअलाइज करेगा। आप उन चीजों को और ज्यादा क्या कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं, मतलब कि उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये मतलब कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपना पॉइंट सामने रखती हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उसके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इसके इफेक्ट हमें जो आपकी यंग अडल्ट हैं, जेंडर्स है, उसमें देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट उसमें हम ये कहते हैं कि हम कंसेंट की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो बच्चे होते हैं वो कंसेंट के साथ क्या करते हैं, एक सेक्सुअल रिलेशन में आते हैं। ये कहते हैं कि हमारे साथ क्या था, कंसेंट में हमने ये ऐसा किया है। तो यहाँ पर कई केसेस आपको यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट की, मेघालय हाई कोर्ट ने एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये हाईलाइट किया है कि जो यहाँ पर बहुत सारे केसेस हमें एडोलेसेंट रिलेशनशिप के
देखने को मिल रहे हैं जिसमें यहाँ पे उनका कंसेंट है ना। अब कंसेंट मतलब कि सहमति की बात हो रही कि हाँ हम सहमत हैं ये जो हम रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसलिए ये भी कहा गया है कि एक हेल्दी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो लॉज हैं वो वॉलेट ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जो कंसेंट का आपका एज है उसको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। क्योंकि पॉक्सो के अंदर यहाँ पर जो एज है क्या है, एडल्ट की एज यहाँ पे 18 कही गई, मतलब 18 ईयर से जो भी कम है वो अगर किसी भी पर्सन के साथ क्या करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन में आते हैं, तो वो क्या है, आपका एक क्राइम के अंडर आता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई। उसके बाद अब आप देखेंगे कि मतलब कि हमें कंसेंट की जरूरत क्यों है, हमें यहाँ पर एक सेक्सुअलिटी एजुकेशन की जरूरत इतना ज्यादा क्यों है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आपके आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, आपके सबसे बड़ा जो इशू आपका इशू आता है वो क्या आता है, हेल्थ का आता है ना, कि इसमें हम जेंडर नॉर्म्स आ जाते हैं। यहाँ पर जो एक पावर इंटीमेसी पावर होती है, सेक्सुअल वॉयलेंस होता है, जैसे कि आप रिलेशनशिप में तो आ चुके हैं बट उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे फर्दर आगे बढ़ के, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें इसको क्या करना होगा, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसे इन्वॉल्व करना होगा। अब देखिए हम इंडिया की बात करते हैं तो कामा सूत्रा ये जो बुक है इसको यहाँ पे सर रिचर्ड जो बर्टन है उन्होंने ट्रांसलेट किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये हम वेस्टर्न लैंग्वेजेस में तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही कंसेंट वगैरह बहुत ही नॉर्मल लगती हैं, लेकिन हमारे इंडियन आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे उसमें भी, जैसे कि हम कामा सूत्रा की बात करते हैं, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया जिसमें उन्होंने ये डिस्कस किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया कि सेक्सुअल प्लेजर क्या होता है, डिस्कशन किया गया है कि ट्रेडिशनली ये सारी चीज़ें कैसी थी, एब्सेंट थी। बट अगर ये सारी चीज़ें नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि उन्हें सेक्सुअल जो कंसेंट होता है, नॉइजेंस होते हैं, इसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है। एनसीआरबी का ये डेटा बताया जा रहा है कि डेटा शोज दैट इट इज नेसेसरी फॉर स्कूल टू इम्पार्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन नॉट ओनली टू चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू पेरेंट एंड केयर गिवर्स। डेटा शोज दैट बोथ मैन एंड मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन आर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। यहाँ पर एनसीआरबी आपका जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें सिर्फ स्कूल में ही ये आपकी जो सेक्सुअल एजुकेशन है उसको यहाँ पर इम्पार्ट नहीं करना है, इवन जो आपके पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं, उन्हें भी इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है, समझाना है। क्योंकि ये जो डेटा शो कर रहा है उसमें ये कहा जा रहा है सिर्फ फीमेल नहीं, जो मेल है आपके वो भी क्या है, विक्टिम है सेक्सुअल अब्यूज की। ओके, सो एक तरीके से ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें यूएन पॉपुलेशन फंड आपका जो यूएनएफपीए है उसके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि ये कहता है कि राइट टू एक्सेस अ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज ग्राउंडेड इन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ये हमारा ह्यूमन राइट्स भी है कि हमारे जो यंग्स हैं उनको एम्पावर करें इस सेक्सुअल रिलेशन के बारे में बताकर, उसकी एजुकेशन के बारे में, जिससे वो क्या कर सकें, आप उनकी जो हेल्थ है, वेलबींग है और अपनी जो डिग्निटी है वो उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें एक तरीके से स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे उन्हें इस बारे में बताना होगा, उनकी बॉडी के बारे में समझाना होगा, जो इमोशंस होते हैं उसके बारे में समझाना होगा, यहाँ पर जो कंसेंट होता है, यहाँ पर जो सेक्सुअल अब्यूज होता है, वॉयलेंस होता है, उससे कैसे डील करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों को क्या करना होगा, उनकी प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड करनी होगी। ओके, तो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। अब ये देखिए जो ये वाला कंटेंट आता है ना, मतलब ये जो वाला पार्ट है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन India, the responsibility of sexuality education is vested with the state government. Each state has a freedom to develop creative curriculum within the framework suggested by UNFPA. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये क्या होता है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्कूल में ऐसा कुछ करिकुलम यहाँ पर क्रिएट करे जिससे वहाँ पर वो क्या कर सके, जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन है उसको, सेक्स एजुकेशन है आपका, वहाँ पर क्या करे, इम्पार्ट कर सके। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा, इसमें और कुछ भी नहीं था। और इसमें थोड़ी बहुत यहाँ पर डेटा बताया गया है कि जो पॉक्सो है आपका, उसमें भी केरला हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हमारा जो करिकुलम है, स्कूल करिकुलम है, उसमें हमें क्या करना होगा, जो सेक्सुअल हेल्थ होती है, ह्यूमन राइट्स बीइंग के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके बारे में क्या करना चाहिए, इसको हमारे स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड करना होगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, बच्चों को इसके बारे में बता पाएंगे, उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव और इम्पैक्ट होते हैं, उसके बारे में हम सारी चीज़ों को बता पाएंगे। ओके, आई होप ये आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार आप लोग इस आर्टिकल को खुद से जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, व्हाई वाज द WFI सस्पेंडेड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। आपकी यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि जितनी भी आपकी वर्ल्ड में
ये जो एक गवर्निंग बॉडी है जो स्पोर्ट्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है, उन्होंने क्या किया है, प्रोविजनली यहाँ पे जो आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई जो आपके रेसलर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते भी हैं, तो अगर वो गोल्ड मेडल भी जीतते हैं, तो गोल्ड मेडल अगर जीतते हैं तो वो उनका जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसके अंडर वहां पर उनको कम्पीट करने के लिए नहीं परमिशन मिलेगी। और अगर वो जीत भी जाते हैं तो जब वो प्लेयर्स आपके गोल्ड मेडल लेने जाएंगे तो उनका जो नेशनल एंथम है वो यहाँ पर प्ले नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी हमारे मतलब कि जो आपके एथलीट्स होते हैं, जो आपके रेसलर्स हैं, उनके लिए। अब ऐसा क्यों हुआ है, आप सभी को पता है कि जो हमारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ थे, मतलब कि मतलब आप कह सकते हैं मतलब कि पहले उनके जो फॉर्मर चीफ थे उनके द्वारा उनके ऊपर और एक जो बीजेपी के लीडर्स थे वहां पर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं, चार्जेस लगाए गए हैं कि उन्होंने क्या किया है, जो मतलब उनके ऊपर कौन कौन से सेक्सुअल हैरेसमेंट के, इंटिमिडेशन के और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स के यहाँ पर क्या क्या है, चार्जेस लगाए गए हैं, एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए हैं। इसी के चलते यहाँ पे पूरा ये मिसकंसेप्शन चल रहा था और यहाँ पर जो हमारा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अभी के लिए यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसका वे फॉरवर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका वे फॉरवर्ड ऐसा कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ WFI नीड्स टू बी रिलीज, इमेंस लॉस ऑफ स्पोर्ट्स हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग इशू। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो इशू अभी पूरा चल रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे रेसलर्स थे, हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे जो प्रोमिनेंट रेसलर्स थे उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इसी के चलते एक कमेटी भी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या था, ओवरसाइट कमेटी, जिसको यहाँ पे मैरी कॉम के द्वारा हेड किया जा रहा था। ओके, अब हम फर्दर देखते हैं इससे सामने क्या निकल कर आता है, बट इसके कारण हमारा जो ये जो इशू चल रहा है, तो हमारे जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, आपका सफर कर रहा है। सो आप देखेंगे द ओनली वे टू बेल द कंट्री आउट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड गिव द एथलीट्स देयर राइट्स टू compete अंडर द ट्री कलर इज टू कंडक्ट द WFI इलेक्शन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। अब यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये है कि जो हमारा WFI है, यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने की भी बात की गई थी कि हमारा इलेक्शन कैसा होना चाहिए, मतलब अप्रैल तक ही पूरा इलेक्शन हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे इलेक्शन भी नहीं होता है। यहाँ पर मतलब हमें ये देखने को मिलता है कि प्रॉपर जो इलेक्शन होता है वो नहीं होता है, इसी के चलते यहाँ पे इसे सस्पेंड किया गया है। तो यही कहा जा रहा है कि अगर हमें फिर से कम्पीट करना, एथलीट्स हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसके अंदर यहाँ पे कम्पीट करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें WFI का जो हमारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके वहां पर हमें फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस करवाने होंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना रिलीजेस न्यू मैप शोइंग टेरिटोरियल क्लेम्स। अब चाइना ने कल क्या किया है, आपका एक नया मैप रिलीज किया है जिसमें उन्होंने क्या किया है, आपका आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन का जो रीजन था, जो चाइना का बॉर्डर, जहां से विद इन चाइना बॉर्डर है, उन्होंने अपने पूरा जो ये एरिया है उसको अपने किसके अंडर किया है, अपने मैप के अंदर किया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पे 9 डैश लाइन है, तो 9 डैश लाइन से यहाँ पे उन्होंने 10 डैश लाइन को भी क्या किया, अपने मैप के अंदर इंक्लूड किया है। तो अभी फिर से हम देख रहे हैं कि आपने कुछ दिनों पहले यहाँ पर देखा था कि चाइना ने क्या किया था, अरुणाचल प्रदेश में जो 11 प्लेसेस थे उनका नाम चेंज करने की भी यहाँ पर बात की गई थी, बट इसको यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिनाई कर दिया गया था। अब फर्दर आप देखेंगे कि अब G20 की यहाँ पर समिट होने वाली है 9 और 10 सितंबर को, वहां पर हमारी मुलाकात होगी किससे, शी जिनपिंग, वहां के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा। अब हम देखते हैं कि 2023 एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना टू शो अरुणाचल एंड अक्साई चीन विद इन चाइनाज बॉर्डर, इट्स सीन एज अ रिस्पॉन्स टू इंडिया होल्डिंग इवेंट्स इन द लीड अप टू G20 समिट इन द स्टेट। यहाँ पर आपकी G20 की समिट होने वाली है और इसी के चलते हम ये कहा जा रहा है कि चाइना ने ऐसा मैप रिलीज किया है जिससे क्या बन सकता है कि जो टेंशन है और ज्यादा यहाँ पर हमारे सामने बढ़ सकते हैं। ओके, सो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था कि इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि आपके पास फर्न है, लाइकेंस है, मॉस है, मशरूम्स है, ये यहाँ पर विदाउट सॉइल भी क्या कर सकते हैं, आपके सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, तो देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाता है लाइकेंस जो होते हैं आपके यहाँ पर विदाउट सॉइल यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो 2 तो आपका राइट ऑप्शन है। थर्ड आपका आ जाता है पे मॉस, क्या मॉस भी यहाँ पर विदाउट सॉइल। आप लोगों ने मॉस मतलब देखा होगा ना, जो आपकी दीवारों पर जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वो जिसको हम काई कहते हैं हिंदी में,
है ना, ग्रीन कलर का आपका होता है, वो लग जाती हैं। तो मॉस, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाता है 2 and 3 ओनली। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे जो मशरूम होता है वो भी क्या करता है विदाउट सॉइल, मतलब कि आपके जो डेड और डिकेड बॉडीज होती हैं, है ना, वहां पर क्या होते हैं आपके ग्रो कर जाते हैं। बट बहुत सारे जो मशरूम्स होते हैं वो सॉइल पर भी क्या करते हैं आपके सर्वाइव करते हैं, इसलिए हम मशरूम को इसमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइकेंस क्या होते हैं, इनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है फॉर द हैबिटाट, इनके लिए वाटर, एयर, न्यूट्रिशन, लाइट और सारे सब्सट्रेक्टेड्स की जरूरत होती है। तो लाइकेंस यहाँ पर लिव्स ऑन द टॉप ऑफ समथिंग एल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी ये लाइकेंस है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली फन वाला जो पार्ट है ना, मैंने फन की पिक्चर यहाँ पर लगा दी है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा। ओके, तो लाइकेंस आर कॉम्प्लेक्स लाइफ फ्रॉम द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पार्टनरशिप तो टू ऑर्गेनिज्म, अ फंगस एंड अ एल्गी। तो लाइकेंस यहाँ पर आपका क्या होगा, सॉरी लाइकेंस यहाँ पर किस में होते हैं, ये होते हैं आपके लाइकेंस, ये पिक्चर है, सॉरी ये मैंने पिक्चर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये लाइकेंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको सनलाइट हर एक चीज की जरूरत होती है, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं किसी भी अदर ग्रीन प्लांट्स के, क्योंकि इनका कलर कैसा होता है थोड़ा येलोइश होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मॉसेस की। तो आपको ये पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये मॉसेस की है। ये क्या है, अपने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स की तरह यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इसमें स्टेम्स होती हैं, छोटे छोटे लीव्स होती हैं, ठीक है, इसमें कोई भी इनके रूट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। फर्न्स आप लोगों ने ये यहाँ पर देख लिया होगा, ये आपको फर्न की पिक्चर दिख रही होगी। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स के होते हैं, इसमें जाइलम और फाइलम भी होते हैं और ये सॉइल में आपके ग्रो करते हैं। मशरूम क्या है आपकी, मशरूम एक फ्लैशी स्पोर्स बियरिंग फ्रूटिंग बॉडी होती है, फंगस होता है एक्चुअली ये, और ये आपके ग्राउंड में भी क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, सॉइल में भी प्रोड्यूस होते हैं, और ये फूड का भी क्या है आपके सोर्स है, ठीक है। मशरूम इज अ कॉन्स्पीशियस अम्ब्रेला शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ सर्टेन फंगी। तो ये आपका एक तरीके से फंगस ही है, ठीक है। ये आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है ट्रीज के साथ, और मशरूम कैन ऑल्सो भी ग्रोन हाइड्रोपोनिकली एज फंगी, और ये हाइड्रोपोनिकली भी क्या कर सकते हैं आपके ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इस मशरूम को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ओके, सो आपका राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है 2 and 3 लाइकेन एंड मॉस। ये जो है आपके विदाउट सरफेस यहाँ पर क्या करते हैं, विदाउट सॉइल यहाँ पर ग्रो करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।